नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम विशेषण का अध्ययन कर रहे थे और विशेषण में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें विशेषण की परिभाषा और विशेषण के जो भेद थे उसमें गुणवाचक और संख्यावाचक जो विशेषण था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाओ सारे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो विशेषण के अन्य जितने भी भेद हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हम अध्ययन कर रहे थे विशेषण का, ठीक है। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के साथ में हमने विशेष से पढ़ा था, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसकी बताई जाती है? या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे विशेषण के भेद। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण के भेद। हमने माना था कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिनमें सबसे हमने पहला पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ा था भाई? गुणवाचक विशेषण। दूसरा पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और जो चौथा है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। तो हमने गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन कर लिया था कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्थिति, दिशा, काल, स्पर्शता इत्यादि का बोध करवाते हैं तो उनमें गुणवाचक विशेषण माना जाता है, और जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर 2 भेद माने गए थे, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 अन्य भेदों का भी हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, समुदायवाचक है और समुच्चय बोधक है। इनका भी हमने क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं विशेषण के जो अन्य भेद है, जिसमें सबसे पहला है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण भाई? परिमाणवाचक विशेषण। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न ये निकल के आता है कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाते हैं। जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाते हैं, उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है? परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाते हैं, किसका बोध करवाते हैं? पदार्थ की मात्रा का बोध करवाते हैं, तो उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। क्योंकि परिमाण का अर्थ ही क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है भाई? मात्रा। और जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाते हैं उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। मात्रा की निश्चितता और अनिश्चितता,
किसकी? मात्रा की। मात्रा की निश्चितता एवं अनिश्चितता, एवं अनिश्चितता, मात्रा की निश्चितता एवं अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। ठीक है। जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाता है, किसका बोध करवाता है भाई? किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाता है, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। और मात्रा की निश्चितता एवं अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद माने गए। कितने भेद? दो भेद माने गए, जिसमें सबसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और जो विशेषण शब्द पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते हैं तो उनमें क्या माना जाता है? तो उनमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। मैं उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने और कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना है, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज्यादा लेट आ रहे हैं और लेट आने की वजह से हम आगे निकल जाते हैं, कमेंट रह जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं और उनका रिप्लाई करना है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे पहला जो वाक्य, बाढ़ से 1 लाख टन, बाढ़ से 1 लाख टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। बाढ़ से 1 लाख टन खाद्यान्न यानी खाने का अन्न नष्ट हो गया। दूसरा वाक्य, बाढ़ से लाखों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। बाढ़ से लाखों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। तीसरा जो वाक्य, 5 मीटर कपड़ा। चौथा वाक्य, थोड़ा सा दूध। ठीक है, और पांचवा जो वाक्य है वो है थोड़ा सा धन। और छठवां जो वाक्य वो है थोड़े से रुपये। ठीक है, उदाहरण हमारे सामने सबसे पहला जो उदाहरण है वो है कि बाढ़ से 1 लाख टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। बताइए इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बाढ़ से 1 लाख टन, अरे 1 लाख टन की बात कर रहा है तो टन यहां पर देखो मात्रा का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? मात्रा का बोध। और निश्चित करवा रहा है कि बाढ़ से 1 लाख टन खाने का जो अन्न था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। इसका मतलब इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो गया? इस वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। बाढ़ से लाखों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, इसका मतलब मात्रा का निश्चित बोध नहीं हो रहा है। अब निश्चित बोध नहीं हो रहा है तो इसमें कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है,
5 मीटर कपड़ा यानी मात्रा का बोध हो रहा है, तो 5 मीटर कपड़ा, इसका मतलब इस वाक्य में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन थोड़ा सा दूध मात्रा का निश्चित बोध करवा रहा है क्या? नहीं करवा रहा है। कोई भी व्यक्ति है और दुकानदार के पास में जाता है, किसके पास में? दुकानदार के पास में जाता है और दुकानदार के पास में जाकर बोलता है कि थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा सा दूध देना, थोड़ी सी चीनी देना, थोड़ी सी चाय देना। इसका मतलब निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है, और निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है, तो यहां पर कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित। कौन सा हो गया भाई? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा धन है तो भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन यहां पर देखो, ये थोड़े से रुपये, इस प्रश्न का रिप्लाई करना है आपको कि ये विशेषण है, इस थोड़े से रुपए इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है या फिर नहीं है, या फिर संख्यावाचक है? ध्यानपूर्वक देखना है और देखने के बाद में अच्छी तरह से पढ़ के इसका रिप्लाई करना है। करो देखिए, थोड़े से रुपये, इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक विशेषण है? पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, थोड़े से रुपए। क्या ऐसा है कि कहीं पर भी जाकर ऐसा कहते हैं कि यार कि मेरे को थोड़े से रुपए यानी मेरे को 1 पाव रुपए दे दो? नहीं कहते। या फिर ऐसा कहते हैं कि मेरे को थोड़े से रुपए की जरूरत है, इसका मतलब संख्या का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार का वाक्य आता है जैसे थोड़े से रुपए, तो इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है भाई? इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा सा धन, धन मात्रा में होता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन थोड़े से रुपए, रुपए हमेशा किसमें होते हैं? संख्या में ही होते हैं। 1000 रुपए, 5000 रुपए, थोड़े से रुपए, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा भाई? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो एक बार फिर से बात करते हैं, ध्यान से समझिए। विशेषण का जो तीसरा भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा होता है। परिमाण का अर्थ क्या होता है भाई? मात्रा। तो परिभाषा क्या होगी? जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवाते हैं, किसका? मात्रा का, यानी माप तोल का बोध करवाते हैं, मात्रा का बोध करवाते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। ठीक है। मात्रा निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। तो निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर, किसके आधार पर? निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद माने गए? 2 भेद माने गए। कौन कौन से? यदि निश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है तो कौन सा हो गया? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। वाक्य हमारे सामने कि बाढ़ से 1 लाख टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, यानी खाने का अन्न था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। बाढ़ से 1 लाख टन, तो मात्रा निश्चित है 1 लाख टन, इसका मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन बाढ़ से लाखों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, लाखों, इसका मतलब मात्रा निश्चित नहीं है, तो कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कहीं दुकान पर जाते हैं और वहां पर जाकर उससे व्यक्ति से बोलते हैं कि 5 मीटर कपड़ा देना, तो निश्चित मात्रा है कितना मीटर? 5 मीटर, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। लेकिन दुकानदार के पास में जाकर बोलते हैं कि थोड़ा सा दूध देना, थोड़ी सी चीनी देना, इसका मतलब निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो कौन सा विशेषण हो गया? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। थोड़ा सा धन, अरे मात्रा का बोध हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, इसका मतलब निश्चित नहीं है, तो थोड़ा, अधिक, बहुत, ज्यादा, कम, ये जो शब्द होते हैं ये मात्रा को अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, मात्रा की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। तो थोड़ा सा धन है, इस वाक्य में भी कौन सा विशेषण हो गया? इसमें भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन यहां पर देखो, थोड़े से रुपए, शब्द तो थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, लेकिन रुपए, रुपए कभी भी मात्रा में नहीं होते। रुपए हमेशा किस में होते हैं? हमेशा संख्या में होते हैं। संख्या निश्चित नहीं है, तो थोड़े से रुपए और थोड़े से रुपए इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक, कौन सा भाई? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना गया है। ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नेक्स्ट बात करते हैं।
ठीक है भाई। चौथा जो विशेषण है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे और सर्वनाम में यह वह ये और वे, इन चार शब्दों की पहचान पढ़ रहे थे। उस समय सार्वनामिक विशेषण का अध्ययन हमने कर भी लिया था कि अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम था उसकी जो पहचान है उसमें भी यह वह ये और वे शब्दों का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह ये और वे शब्दों का प्रयोग होता है। और सार्वनामिक का जो संकेतवाचक विशेषण होता है इसके अंतर्गत भी यह वह ये और वे इस उस इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। तो तीनों को साथ में पढ़ने के लिए जो सर्वनाम का वीडियो है, सेकंड जो वीडियो है, आप उसको देखें। और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई। वहां पर जो सर्वनाम में हमने जब पढ़ा था वहां पर तीनों को एक साथ पढ़ा था, क्योंकि उदाहरण में जो विषय वस्तु होती है, जो पदार्थ होता है, वही आगे पीछे होता है और वो विशेषता बताने लग जाता है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। सबसे पहले परिभाषा का अध्ययन करते हैं कि जो विशेषण शब्द, जैसे जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? संकेत कर रहे हो। वह संकेतिक पदार्थ, सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हुआ हो, तो वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण मानता है कि जो या जब कोई विशेषण शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो। क्या कर रहा हो? किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और वह संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हुआ हो। संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हो। कहां पर लिखा हो भाई? सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हुआ हो, तो वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है? सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे वह पुस्तक फटी हुई है। वह पुस्तक फटी हुई है। यह मेज टूटी हुई है। यह मेज टूटी हुई है। उस गेंद को मत फेंको।
इस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो। 4 वाक्य हैं कि जब कोई विशेषण शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो, क्या कर रहा हो, संकेत कर रहा हो, और वह संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के, जब कोई सर्वनाम शब्द, सॉरी, जब कोई सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और वह संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हो, कहां पर लिखा हो, सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हुआ हो, तो वहां पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। वह शब्द सर्वनाम है, यह शब्द सर्वनाम है, उस शब्द में भी सर्वनाम है और इस शब्द में भी क्या माना गया? सर्वनाम है। ये सारे के सारे सर्वनाम है और ये किसकी ओर? वह इस पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, यह इस मेज की ओर संकेत कर रहा है, उस शब्द गेंद की ओर संकेत कर रहा है और इस शब्द ये पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। परिभाषा के अनुसार देखो कार्य हो रहा है। जब कोई विशेषण किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के तुरंत बाद में लिखा हुआ हो, ये सर्वनाम है और ये संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के तुरंत बाद में लिखा हुआ है, ये सर्वनाम है और ये संकेतिक पदार्थ भी सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हुआ है। इसका मतलब ये विशेषता बता रहा है, वह शब्द इस पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि वह पुस्तक फटी हुई है, वह पुस्तक फटी हुई है। फटी हुई है इसका मतलब फटी हुई शब्द में विशेषता, लेकिन ये विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? ये वह है। तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं मानकर क्या माना जाएगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। एक बार ध्यानपूर्वक सुने, मैं एक आसानी से समझा देता हूं एक बार फिर से कि जब कोई विशेषण शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और संकेतिक पदार्थ कहां पर लिखा हुआ हो, उससे सर्वनाम के तुरंत बाद में लिखा हुआ हो, यदि तुरंत बाद में लिखा हुआ है तो वहां पर सर्वनाम नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। यदि वाक्य ऐसा होता, कैसा होता? वह फटी हुई पुस्तक है, वह फटी हुई पुस्तक है, इसका मतलब सर्वनाम है, लेकिन संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के काफी दूर लिखा हुआ है, संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के काफी दूर लिखा हुआ है। अब दूर लिखा हुआ है तो यहां पर क्या माना जाएगा? तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। बस इतना सा फर्क है, ये हमने पहले पढ़ भी लिया था सर्वनाम के अंतर्गत। एक बार फिर से मैंने दोनों स्थितियों को एक बार फिर से यहां पर क्लियर कर दिया है कि जब कोई विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो, संकेतिक पदार्थ सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हुआ हो, तो सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण है, और तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ हो तो वहां पर क्या माना जाता है? तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट ले भाई एक बार। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के अन्य भेद। विशेषण के अन्य भेद। ठीक है, विशेषण के अन्य भेद। तो विशेषण के 2 अन्य भेद माने जाते। कितने भाई? 2 अन्य भेद माने जाते, जिसमें एक है व्यक्तिवाचक विशेषण, एक है व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक
विशेषण। एक है व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा कौन सा है, दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण। कि विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद, जो अन्य भेद है, सॉरी, विशेषण के जो अन्य भेद है वो कितने मानेंगे, 2 मानेंगे, और मुख्य भेद कितने मानेंगे, 4 मानेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार विशेषण के 5 भेद मानेंगे। कितने भेद मानेंगे, विशेषण के 5 भेद मानेंगे, जिसमें से 5वां भेद व्यक्तिवाचक विशेषण को स्वीकार किया गया है। किसको, व्यक्तिवाचक विशेषण को स्वीकार किया गया है। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, उसमें यदि हमें विकल्प दे कि 4, 5, 4 नहीं देकर 5, 6, 7, 8 इतना दे दे, तो वहां पर कितना मान लेना है, तो उस समय हमें 5 भेद मान लेना है कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है, और 5वां कौन सा स्वीकार किया, व्यक्तिवाचक विशेषण। लेकिन जो व्यक्तिवाचक विशेषण के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे उदाहरणों में गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। इसका मतलब व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक 2 जो विशेषण है ये इस विशेषण के अन्य भेद माने गए। परिभाषा क्या होगी, जब कोई विशेषण शब्द, जब कोई विशेषण शब्द, जब कोई विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की विशेषता, किसी स्थान विशेष की विशेषता एवं वस्तु के मूल उत्पादन, वस्तु के मूल उत्पादन स्थान की विशेषता का बोध करवाता है। मूल उत्पादन स्थान की विशेषता का बोध करवाता है, बोध करवाता है, तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है, तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। ठीक है, जब कोई विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की विशेषता, किसकी भाई, किसी स्थान विशेष की विशेषता या वस्तु के मूल उत्पादन स्थान की विशेषता का बोध करवाता है, तो वहां पर क्या माना जाता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे जैसे जयपुरी कोट, कोट स्थान विशेष जयपुर। ठीक है, जयपुर की विशेषता प्रकट करने के लिए कोट कहां का, जयपुर का, व्यक्तिवाचक विशेषण है। यानी यहां पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होता है उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रत्यय लगा दिया जाता है। सीधी सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा भाई, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी उदाहरण है, इसमें ए प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण मान लिया जाता है। सीधी परिभाषा एक और निकल के आ गई हमारे सामने और समझ में भी हमें आसानी के साथ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी उदाहरण है, जयपुर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा और हमने ए प्रत्यय लगा दिया, ए प्रत्यय लगाकर जो वस्तु थी, मूल उत्पादन स्थान था, उसका नाम लिख दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी उदाहरण है उसमें ए प्रत्यय लगाते ही क्या बन जाता है, वो विशेषता बताने लग जाता है और विशेषण क्या माना जाएगा, विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाएगा। जयपुरी कोट, जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, साड़ी कहां की, बनारस की, विशेषता क्या होगी, बनारसी साड़ी। ठीक है, बीकानेरी नमकीन, बीकानेरी,
नमकीन, बीकानेरी रसगुल्ले, बीकानेरी रसगुल्ले। ठीक है, चीनी यानी चीन का मोबाइल, विशेषता चीनी मोबाइल बंद होगी आजकल, चीनी मोबाइल। जापानी गुड़िया, जापानी गुड़िया। ठीक है, उषा मशीन। ठीक है, रीटा मशीन। ये मूल उत्पादन स्थान के नाम का भी क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। तो यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण माना गया कि जो विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करें या फिर किसी वस्तु के मूल उत्पादन स्थान के नाम की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। कैसे बनाया जाता है, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ए प्रत्यय जोड़ने पर व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। अब हमारे सामने पर्सन है, हो सकता है कि जब कोई भी व्यक्तिवाचक विशेषण है और इनका उदाहरण दे दिया जाता है और उदाहरण में यदि व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प में नहीं मिलता है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, गुणवाचक विशेषण मान लिया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम पर्सन की बात करते हैं, आपको पर्सन का कमेंट करके उत्तर देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, उसके बाद में हम पर्सन करते हैं। ठीक है, पर्सन लिखता हूं मैं, आपके सामने कमेंट करके उत्तर देना है। जैसे पर्सन, पर्सन जोधपुरी जूती शब्द में विशेषण है, जोधपुरी जूती शब्द में विशेषण है। विकल्प है हमारे पास में व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। पर्सन हमारा वही है, जोधपुरी जूती शब्द में विशेषण है, शब्द में विशेषण है। ठीक है, विकल्प है गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो विकल्प है वो है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो विकल्प है वो है परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण, ठीक है। प्रश्न 2 आपके सामने और दोनों का कमेंट करके बताएं। सबसे जो पहला प्रश्न है कि जोधपुरी ज्योति शब्द में विशेषण है, व्यक्तिवाचक विकल्प है, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, कौन सा सही होगा भाई? बताओ देखिए जल्दी से। जल्दी से बताओ देखें। जोधपुरी ज्योति शब्द में विशेषण है तो स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों में व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है, और विकल्प में भी व्यक्तिवाचक दे रहा है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें हमारा जो विकल्प सही होगा वो क्या होगा भाई? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा, ठीक है। हमने नियम पढ़ा था कि जब व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प में नहीं होता है, जब व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प में नहीं होता है तो वहां पर क्या माना जाता है? तो वहां पर गुणवाचक विशेषण मान लिया जाता है। प्रश्न वही है, जोधपुरी ज्योति शब्द में विशेषण है लेकिन विकल्प में व्यक्तिवाचक है ही नहीं, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और भिन्नतावाचक है। तो अब यहां पर हमारा विकल्प सही क्या हो गया भाई? गुणवाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। तो व्यक्तिवाचक विशेषण के जितने भी उदाहरण होते हैं इन सब में गुणवाचक विशेषण भी माना जाता है। क्या माना जाता है? गुणवाचक विशेषण भी माना जाता है। तो विकल्प में जब व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं मिलता है और तो वहां पर क्या मान लेना है? तो वहां पर गुणवाचक विशेषण मान लेना है, ठीक है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और विशेषण भिन्नतावाचक है, उसको विधानवाचक विशेषण भी कहते हैं, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। मिटा दूं? ठीक है। अब देखो भिन्नतावाचक जो विशेषण है ये तीन ही ऐसे शब्द है, तीन ऐसे शब्द है जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक और अनेक। प्रत्येक, हर एक और अनेक, इन तीन शब्दों से बनने वाले जितने भी वाक्य होते हैं, प्रत्येक, हर एक और अनेक, इन तीन शब्दों से बनने वाले जो भी वाक्य होते हैं इन वाक्यों में भिन्नतावाचक या विधानवाचक विशेषण माना जाता है। कौन सा? भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। जैसे पहला जो वाक्य, पहला वाक्य, इस देश का, इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है। दूसरा वाक्य, इस देश के अनेक नागरिक, इस देश के अनेक नागरिक बेरोजगार हैं, बेरोजगार है। देश का हर एक नागरिक, देश का हर एक नागरिक देशभक्त है, देशभक्त है, ठीक है। वाक्य में प्रत्येक, अनेक और हर एक आया है क्या? प्रत्येक, हर एक और अनेक। तो वाक्य में प्रत्येक, हर एक और अनेक इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। लेकिन वाक्य हमें ये दे दे, वाक्य दे दे और वाक्य देने के बाद में विकल्प में भिन्नतावाचक विशेषण नहीं होता है। वाक्य दे दिया, देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है, ये वाक्य दे दिया और वाक्य देने के बाद में विकल्प में भिन्नतावाचक या विधानवाचक विशेषण नहीं दिया हुआ है
तो इन सारे उदाहरणों में संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है? संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। कैसे? जैसे प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, विकल्प देता हूं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है, रेखांकित शब्द में, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? इस देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? विकल्प में आपको देता हूं, भिन्नतावाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण। दूसरा जो विकल्प देता हूं मैं आपको, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो विकल्प है वो है गुणवाचक विशेषण। और चौथा जो विशेषण है वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न वही है, इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है। रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? विकल्प हमारे सामने वही है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा विकल्प है गुणवाचक विशेषण। तीसरा जो है वो है संकेतवाचक विशेषण। और चौथा जो विकल्प है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बताए भाई, दो प्रश्न आपके सामने। पहला जो प्रश्न है वो देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है, रेखांकित शब्द में, यानी प्रत्येक शब्द को रेखांकित किया हुआ है, इस शब्द में कौन सा विशेषण है? तो प्रत्येक, हर एक और अन्य के भिन्नतावाचक विशेषण की पहचान है। विकल्प में भिन्नतावाचक विशेषण भी है, तो भिन्नतावाचक विशेषण होने के कारण यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भिन्नतावाचक विशेषण। लेकिन जब विकल्प में भिन्नतावाचक विशेषण नहीं हो तो प्रत्येक शब्द है, ये प्रत्येक है, हर एक है और अनेक, क्या संख्या का बोध करवा रहे हैं? क्या देश का प्रत्येक नागरिक, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक है। देश के अनेक नागरिक, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। देश का हर एक नागरिक, तो भी क्या है? तो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहां पर भिन्नतावाचक विशेषण हमारे सामने विकल्प में नहीं है। अब भिन्नतावाचक विशेषण विकल्प में नहीं होने के कारण यहां पर क्या मान लिया जाएगा? संख्यावाचक विशेषण मान लिया जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि भिन्नतावाचक विशेषण का कोई भी उदाहरण दे दिया जाता है और भिन्नतावाचक या विधानवाचक इसका अन्य नाम है। यदि विकल्प में नहीं होता है तो क्या मान लेना है? विकल्प में नहीं होता है तो इन उदाहरणों में संख्यावाचक विशेषण भी माना जाता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक छोटा सा और प्रश्न करेंगे, स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका।
अब हम अध्ययन करेंगे एक और विशेषण निकल के आता है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? वाक्य में प्रयोग के आधार पर। यदि हमें और अधिक डीपली पूछे तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद माने जाते हैं, जिसमें एक होता है उद्देश्यवाचक विशेषण, एक होता है उद्देश्यवाचक विशेषण और दूसरा होता है विधेयवाचक विशेषण। विधेयवाचक विशेषण, एक उद्देश्यवाचक विशेषण और दूसरा होता है विधेयवाचक विशेषण। किसे कहते हैं भाई? उद्देश्यवाचक विशेषण। इनका पता कब चलेगा? जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले एवं विशेष से बाद में लिखा हुआ हो, विशेषण शब्द पहले और विशेष से बाद में लिखा हुआ हो, तो उद्देश्यवाचक विशेषण है। कौन सा? उद्देश्यवाचक विशेषण है। लेकिन जब किसी वाक्य में विशेष से शब्द पहले, विशेष से शब्द पहले और विशेषण शब्द बाद में लिखा हुआ हो, विशेषण शब्द बाद में लिखा हुआ हो, तो विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। कुछ ज्यादा भेद नहीं है, वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर ही पता चल रहा है कि जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ हो और विशेष से बाद में लिखा हुआ हो, तो उद्देश्यवाचक विशेषण है, और विशेष से पहले एवं विशेषण बाद में लिखा हुआ हो तो विधेयवाचक विशेषण है। मैं वाक्य लिखता हूं, जैसे पहला जो वाक्य, वह है एक मोटा लड़का था, वह एक मोटा लड़का था। दूसरा वाक्य, वह लड़का मोटा था, वह लड़का मोटा था। वह एक गरीब बच्चा था, वह एक गरीब बच्चा है। वह बच्चा गरीब है, वह बच्चा गरीब है। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो मोटा शब्द विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है? इस लड़के की विशेषता बता रहा है। नीचे वाले वाक्य में भी मोटा शब्द विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है? इस लड़के की बता रहा है। गरीब शब्द विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है? इस बच्चे की विशेषता बता रहा है। और चौथा जो वाक्य है, इसमें भी बच्चा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? गरीब शब्द बता रहा है। लेकिन वाक्य में प्रयोग हमने आगे पीछे कर दी। जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले, ये मोटा शब्द, ये मोटा विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये विशेषण पहले आया है। क्या आया? विशेषण शब्द पहले आया है। लड़का विशेष से है, ये बाद में आया है। ठीक है, तो विशेषण शब्द पहले और विशेष शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां पर उद्देश्यवाचक विशेषण होता है भाई, उद्देश्यवाचक विशेषण। ठीक है, वह लड़का मोटा था, ये विशेष से पहले आया है। क्या आया? विशेष से पहले आया, और ये विशेषण बाद में आया है। तो विशेष शब्द पहले और विशेषण बाद में लिखा हुआ हो तो विधेयवाचक विशेषण हो गया, विधेयवाचक विशेषण, विधेयवाचक विशेषण हो गया। गरीब विशेषता बता रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये विशेषण शब्द हो गया, और बच्चा क्या हो गया? ये विशेष से हो गया। विशेषण पहले आया, विशेष से बाद में आया, तो इसमें उद्देश्यवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, बच्चा शब्द पहले आया, इसका मतलब बच्चा शब्द विशेष से, और गरीब शब्द क्या है? ये विशेषण है, तो क्या हो गया? ये विधेयवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, विधेयवाचक विशेषण हो गया। तो उद्देश्यवाचक और विधेयवाचक विशेषण, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो और भेद माने गए। ठीक है,
एक उद्देश्यवाचक विशेषण और एक विधेयवाचक विशेषण है। जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ हो, विशेष से बाद में लिखा हुआ हो, उद्देश्यवाचक विशेषण है, और विशेष से पहले और विशेषण शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां पर विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। तो इसके साथ ही हमारे जो विशेषण के जो भेद थे वो एकदम से कंप्लीट हो गए कि विशेषण के मुख्य रूप से हमने 4 भेदों का अध्ययन कर लिया, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अन्य 2 और भेदों का हमने अध्ययन कर लिया, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण का कोई भी उदाहरण है और वहां पर विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं होता है तो गुणवाचक मान लेना है। भिन्नतावाचक विशेषण का कोई भी उदाहरण है और भिन्नतावाचक विकल्प में नहीं है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद है, एक उद्देश्यवाचक और दूसरा विधेयवाचक। ठीक है, विशेषण शब्द पहले और विशेष से बाद में लिखा हुआ उद्देश्यवाचक है और विशेष से पहले और विशेषण बाद में लिखा हुआ तो वहां पर विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी विशेषण में अब बच गई विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। उन तीनों अवस्थाओं का उल्लेख हम जब करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। दोस्तों, क्लास अच्छी लगती है, वीडियो आसानी के साथ में समझ में आता है तो आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।